नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो सभी जानकारियां हासिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिस ने प्री 2006 के पेंशनर का एसीपी का पार्ट 2 ऑर्डर किया और पीएओआर को भेजा। तो क्या अब मिल जाएगा एसीपी का फायदा? जी हां दोस्तों, आपको एक पार्ट 2 ऑर्डर का केस दिखाता हूं जिसमें एसीपी यानी कि प्री 2006 को जो एसीपी लागू है, जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच के रिटायरीज को जो एसीपी लागू है, उसके लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पार्ट 2 ऑर्डर करके पीएओआर को भेजा है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं लेटर, इस लेटर में आप जैसे देख पा रहे हैं, पेंशनर को रिकॉर्ड ऑफिस ने जो जानकारी दी है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि आपका एसीपी हवलदार का केस हमने 2 सितंबर 2003 से आपको एसीपी लागू था, हमने पार्ट 2 ऑर्डर करके पीएओआर को भेज दिया है। अब पीएओआर से जैसे प्रोसेस होके आएगा, आगे आपका कोरिजेंडम पीपीओ के लिए हम आगे का कार्रवाई करेंगे, ऐसे इस लेटर में लिखा हुआ है। यानी कि दोस्तों, क्या अगर आपको एसीपी का पार्ट ऑर्डर अभी करके रिकॉर्ड ऑफिस पीएओआर को भेजे तो आपको एसीपी मिल जाएगा? ऐसे में एक बहुत बड़ी घुंडी है, क्योंकि अभी एसीपी के जो केस हैं वो 20 साल से पुराने केस हैं। तो ऐसे में इन केसेस के लिए टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत है। अभी अगर इन पेंशनर का पार्ट 2 ऑर्डर रिकॉर्ड ऑफिस ने टाइम बार्ड सैंक्शन लेकर के टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ किया है, तब तो ठीक है, नहीं तो पीएओआर इसको वापस करेगा रिकॉर्ड ऑफिस को और बोलेगा कि आपको टाइम बार्ड सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद ज्यादा पुराना केस होने की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से टाइम बार्ड सैंक्शन जब आएगा, उसके बाद उस टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ जब पार्ट ऑर्डर किया जाएगा तभी एसीपी प्रोसेस होगा। नहीं तो पुराने केसेस में सीधे सीधे पार्ट ऑर्डर होने से केस प्रोसेस नहीं होता है। चलिए, इन पेंशनर को अगर टाइम बार्ड सैंक्शन के साथ अगर किया गया है तो जरूर एसीपी मिलेगा। आप भी अगर एलिजिबल हैं तो आप भी कार्रवाई जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। पीसीडीए ने कहा आपको मिलेगा 13,355, लेकिन सैनिक पाठशाला ने कहा आपको मिलेगा 22,257। सटीक पेंशन मिला और साथ में मिला 6,65,679 का एरियर। जी हां दोस्तों, पीसीडीए ने पेंशनर को बोला था कि आपका जो बेसिक पेंशन है वो आपको मिलेगा 13,355 रुपए, बाकायदा लेटर जारी करके। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, इस लेटर में पीसीडीए ने सीपीपीसी को बोला है कि जिन पेंशनर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उन पेंशनर का जो पेंशन है वो 13,355 के हिसाब से रिवाइज कर दिया जाए, ओआरओपी 2 के हिसाब से उनका एरियर भी उनको दे दिया जाए। इस तरीके का उनको ये जानकारी दी गई थी पीसीडीए द्वारा। सीपीपीसी को लिखा गया लेटर और उसका कॉपी पेंशनर को भी भेजा गया। लेकिन पेंशनर जब मुझसे जुड़े तो मैंने उनको बताया कि उनको 13,355 नहीं बल्कि 22,257 रुपए के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए। और उनसे जो है कुछ कार्रवाइयां मैंने करवाई। उसके बाद उनको कल यानी कि 30 मई 2024 को 22,257 के हिसाब से 50% डीए लगा करके 33,386 रुपए उनके खाते में मंथली पेंशन भी आया और कुल मिला करके उनको एरियर भी आया दोस्तों 6,65,679 रुपए। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, इस मैसेज में जैसे आपने देखा उनको कुल मिलाकर के 33,386 रुपए मंथली पेंशन भी मिला। कल ही मिला, 30 मई को ही मिल गया, जबकि सबको अभी 31 मई को मिल रहा है, लेकिन उनको 30 मई को ही मिला। और साथ में जो एरियर भी मिला 6,65,679 रुपए। तो दोस्तों, अगर आप जानकारी सही रखेंगे, और इन पेंशनर का जो मुद्दा था वो था उनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन मिलना था, उनको नॉर्मल रेट में दिया गया था और साथ ही साथ ओआरओपी 2 का भी एरियर नहीं मिला था। तो दोनों एरियर मिला करके इनांस रेट वाला और ओआरओपी 2 वाला उनको 6,65,679 रुपए का एरियर मिला। उनके साथ थोड़ी सी जो बातचीत मेरी हुई थी दोस्तों, सबसे पहले इन पेंशनर से मेरी 8 अप्रैल 2024 को बातचीत हुई थी, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं। 8 अप्रैल के बाद फिर उन्होंने कई सारे सवाल किए। मैंने उनको एंटाइटलमेंट के हिसाब से उनका कितना पेंशन होना चाहिए वो सारी बातें जानकारी दी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल किए थे, जैसे आप देखिए। सर जो पेंशन आता है उससे इनकमिंग बंद है सर, बात ऐसा है। और ये जो आपको भेजे हैं इसी से आप चेक करके बता दीजिए कि कितना आना चाहिए सर फैमिली पेंशन, और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। बेसिक पेंशन है 22,257 रुपए होना चाहिए। फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं।
एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलना चाहिए, जिसका रेट है 22,257 रुपए। लगभग 24 साल के हवलदार थे वो, आपके पिताजी जब रिटायर हुए थे तो 24 साल के हवलदार थे, तो 22,257 रुपए। लेकिन दोस्तों और भी फिर पीसीडीए का उनको रिप्लाई मिलता है। पीसीडीए का रिप्लाई में 13,355 रुपये पेंशन की बात कही जाती है। उसके बाद फिर वो ग्रीवेंस डालते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं और उनको जो है ये एरियर अभी मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर। तो आप सबने देखा दोस्तों, सटीक जानकारी, सही कार्रवाई, सही वीडियोज को देखना आपको दिला सकता है आपका हक, आपका सटीक पेंशन और आपका सटीक एरियर। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खुशखबरी, अब मिलेगा सर्कुलर 631 का पुराना एरियर 2,45,324 का एरियर एनपीसी हो चुका है जारी। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स हैं जो ऑनरेरी न्याय सुधार के पेंशनर हैं, 2006 से पुराने पेंशनर हैं, ऑनरेरी न्याय सुधार के रिटायरी हैं वो, और उनको 631 सर्कुलर के हिसाब से एरियर नहीं मिला है। खास करके उन पेंशनर जिनका ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक था, 2006 से पहले के रिटायरी थे, बीच में उनका मृत्यु हो गया 2006 के बाद जाकर के, कहीं 2006 से लेकर के 2017, 18, 19 तक में उनकी मृत्यु हो गई और फैमिली पेंशन शुरू हो गया। तो ऐसे फैमिली पेंशनर को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। 631 नंबर सर्कुलर, उनमें से बहुत सारे फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिला हुआ है। चलिए मैं आपको एक लेटर दिखा के समझाता हूं, बैंक का लेटर है, उसको देखते हैं। दोस्तों एसबीआई द्वारा जारी किया गया 20 मई 2024 का आरटीआई का जवाब है। देखिए, जब पेंशनर ने सही जानकारी लेकर के आरटीआई में अपना एप्लीकेशन डाला तो एसबीआई को भी जवाब जारी करना पड़ा, साथ ही साथ एक्शन लेना पड़े। 631 सर्कुलर का एक केस है, 631 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला था, तो इस जवाब में एसबीआई ने यह माना है कि जो पेंशनर थे उनको 568 सर्कुलर से ज्यादा 631 सर्कुलर लाभदायक था, क्योंकि ये ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक के पेंशनर थे। तो ऐसे में उनको 631 सर्कुलर का एरियर हमने पेमेंट नहीं किया है। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। आगे मैं दिखाता हूँ एक बहुत ही अर्जेंट करके मैसेज, ये देखिए अर्जेंट करके भी ये ईमेल जारी किया गया, बैंक द्वारा ही जारी किया गया। अब आगे नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है, ये देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो कि स्पर्श को भेजा गया है सीपीपीसी द्वारा। देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट में क्लियर लिखा हुआ है कि 631 नंबर जो सर्कुलर है उसका हमने भुगतान नहीं किया है, एरियर का भुगतान, क्लियरली सब कुछ लिखा गया है। और आगे कैलकुलेशन शीट भी है, ये देखिए कैलकुलेशन शीट 1 जनवरी 2006 से लेकर के उनको किस तरीके से सही एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, सभी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। ये देखिए आगे जो कैलकुलेशन शीट है उनका लास्ट पेज, ये देखिए इस लास्ट पेज में पूरा कैलकुलेशन समझाया गया है कि किस हिसाब से उनको एरियर मिलना था और मिला, और बचा हुआ एरियर अब मिल जाएगा। उनका कुल एरियर 3,28,490 बना था, जिसमें बीच बीच में उनको एरियर्स मिले थे। ये देखिए इतना जो है, इतना अमाउंट उनको बीच में एरियर मिला है। तो इतना मिला करके 83,000 रुपए, टोटल 83,166 रुपए उनको मिल चुका है। तो अभी 2,45,324 रुपए का ये नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट बैंक द्वारा जारी किया गया है, स्पर्श को भेजा गया है, ताकि पेंशनर का भुगतान हो सके 631 सर्कुलर का एरियर का, और ये भुगतान होगा स्पर्श द्वारा। दोस्तों तो आप सबने देखा दोस्तों कि पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला, जब आरटीआई डाला, तब जा करके उनको उनका एरियर मिल पा रहा है। अब उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा जा चुका है, उनको आगे आने वाले समय में ये कुल एरियर मिल जाएगा, जो कि 2,45,324 रुपए का एरियर है। दोस्तों अगर आप भी एलिजिबल हैं तो जरूर कार्रवाई करें, आपको भी मिलेगा अगर एलिजिबल हैं तो। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 30 मई को जारी हुआ पीपीओ, अपने उद्देश्य से दूर जाता स्पर्श। जी हां दोस्तों, 30 मई यानी कि कल ही पीपीओ जारी हुआ है, और उस पीपीओ में क्या खामी है मैं आपको बताता हूं। ये जो सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं, ये एक वाई ग्रुप के नायक का पीपीओ है, जिनकी सर्विस जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो 21 साल 8 महीना 20 दिन का है। वाई ग्रुप के नायक का आप देख पा रहे हैं। अब इनका पीपीओ में दिखाता हूं कब जारी हुआ है। ये देखिए इनका पीपीओ जारी हुआ है 30 मई 2024 यानी कि कल। उनका पे लेवल 04 से 05 कर दिया गया है। बाकी चीजें भी जो भी बदलाव होनी थी एमएससीपी हवलदार के हिसाब से, वो बदलाव यहां पर कर दिए गए हैं। लेकिन ऊपर अगर आपको मैं इनका बेसिक पेंशन दिखाऊं तो वो बेसिक पेंशन अभी भी 21,244 रुपए है, जैसे आप देख पा रहे हैं। 21,244 रुपए के बजाय एक हवलदार का, एमएससीपी हवलदार के हिसाब से 21 साल 8 महीना 20 दिन सर्विस वाले हवलदार का 22,144 रुपए उनका बेसिक पेंशन होना चाहिए था। तो पीपीओ तो निकल गया, पीपीओ जारी हो गया, एमएससीपी भी लागू हो गया, लेकिन उनको हवलदार के हिसाब से जो है पेंशन एडजस्ट करके पीपीओ जारी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं स्पर्श को जिस वजह से लागू किया गया था कि पेंशन की विसंगतियों को खत्म करने के लिए, स्पर्श उस पे फिट होता हुआ,
स्पर्श उसमें कारगर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्पर्श में इस तरीके की खामियां अभी सामने आ रही हैं। सब कुछ चेंज कर दिया, रैंक चेंज कर दिया, पे लेवल 05 कर दिया, लेकिन उनका बेसिक पेंशन जितना था उतना ही रख दिया। तो इससे कहीं ना कहीं स्पर्श को जिस उद्देश्य से लागू किया गया है उस उद्देश्य में सफल होता हुआ स्पर्श नहीं दिखाई दे रहा है। कई सारे पेंशनर्स का यह कहना होगा कि इसी तरीके की जानकारी आप बार बार क्यों देते हैं। तो दोस्तों, जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं उनको पता होता है कि इन चीजों के ऊपर अगर सटीक जानकारी मिल जाए तो उन्होंने क्या करना होता है, कैसे उनको फायदा मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर किसी को लगता है कि सैनिक पाठशाला की जानकारी रिपीट हो रही है, उनको इस जानकारी से कोई फायदा नहीं है, तो वो सैनिक पाठशाला के वीडियोस ना देखें। आपको अगर सटीक जानकारी चाहिए तो कभी कभी पेशेंस भी रखना होता है, कभी कभी कोई चीज रिपीट भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नई सीखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो पेंशनर हैं जिनका मैंने पीपीओ दिखाया, उनको अभी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, इसी पीपीओ का कॉपी लगाना है और वहां लिखना है कि आपने एमएससीपी हवलदार तो दे दिया, पे लेवल 04 से 05 कर दिया, लेकिन मेरा बेसिक पेंशन जिसको बढ़ करके 22,144 होना था वो आज भी 21,244 है। तो इस तरीके से जब ग्रीवेंस डालेंगे तो जरूर उनका बेसिक पेंशन भी चेंज हो जाएगा और उनको सटीक बेसिक पेंशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी आज आने हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 के महंगाई के आंकड़े। जुलाई 2024 से भत्ता 53%, 54% या 55%। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है जनवरी का तो एआईसीपीआई के आंकड़े सामने आ चुके हैं, लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए। अब तो 3 महीने हो गए हैं, तीनों महीने के आंकड़े सामने नहीं आए और आज महीने का आखिरी दिन है, तो आज नियम के हिसाब से जो पिछले महीने के आंकड़े वो सामने आने चाहिए। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों महीने के आंकड़े सामने आने चाहिए। अगर सामने आते हैं तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि हमारा जुलाई 2024 से जो डीएडीआर लगना है, क्योंकि महंगाई के इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हमें डीएडीआर मिलता है, तो वो डीएडीआर 53 होगा, 54 होगा या 55 होगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं, आज अगर महंगाई के आंकड़े जारी हो जाते हैं तो जरूर मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि हमारा डीएडीआर सटीक तौर पर कितना % तक बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।